का 2019 से 2024 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है इसके अंदर 51। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 2 मतलब सब टीयर 2 के ही क्वेश्चंस होंगे एक एक करके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोगों के सामने है। क्वेश्चन कहता है कि आई वॉज अनेबल टू सॉल्व द ज्योमेट्रिक क्वेश्चन माई सेल्फ, सो आई हैव आस्क्ड माई टीचर टू हेल्प मी आउट। तो इन्होंने क्या बोला है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द गिवन सेंटेंस। आपके सामने इन्होंने एक सेंटेंस दिया है, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं। इन्होंने आपके सामने एक सेंटेंस दिया है और उसके बाद वो कह रहे हैं कि सेंटेंस पढ़ करके आप इस चीज को आइडेंटिफाई करो कि कौन सा इडियम इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा। तो कह रहे हैं कि मैं इस ज्योमेट्रिक क्वेश्चन को खुद से करने में अनेबल हूं यानी अयोग्य था, सो आई हैव आस्क्ड माई टीचर टू हेल्प मी आउट। इसलिए मैंने अपने टीचर से पूछा कि मेरी मदद कर दो। ठीक है, पहला लिखा है यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि यानी जो हमेशा आप डिजायर करते हो, जो चीज हमेशा आप चाहते हो, जरूरी नहीं कि वो चीज आपको मिले। तो यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट का ये मीनिंग हो गया। इसका तो कोई कॉन्टेक्स्ट यहां से बनता नहीं है। फिर कहते हैं टू हेड्स आर बेटर देन वन। अब देखो इसका मतलब समझो, टू हेड्स आर बेटर देन वन मतलब वर्किंग टुगेदर। इसका मीनिंग होता है एक साथ काम करना किसी चीज को लेकर के। ठीक है, अच्छा होता क्या है कि कभी कभी अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि अगर हम किसी काम को इंडिविजुअल करते हैं या अकेले करते हैं तो वो हमसे बेहतर तरीके से नहीं हो पाता, लेकिन अगर हम 2-3 लोग मिलकर के यूनिटी में किसी काम को करते हैं तो उस काम को हम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है वो इस जो क्वेश्चन था उसको खुद से सॉल्व करने में योग्य था। उसने अपने टीचर से इस चीज के बारे में पूछा, बातचीत किया। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बाकी when the going gets tough the tough gets going। अब इसका मतलब क्या हो गया? अब अगर इस बात को हम समझने की कोशिश करें तो इसका मीनिंग होता है when there are problems, जब मतलब समस्याएं होती हैं, जब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, जो मजबूत लोग होते हैं, वो इस चीज को लेकर के पीछे नहीं हटते, डिटर्मिनेशन के साथ उस चीज से लड़ते हैं, उस चीज को फेस करते हैं। तो इसे कहा जाता है when the going gets tough the tough gets going। समझ में आ गई ये बात? नेक्स्ट अगर हम बात करें टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अब इसका मीनिंग क्या होता है? कहते हैं कि तुम्हें अगर तुम्हारे साथ किसी इंसान ने कुछ गलत किया है या तुम्हें हार्म किया है या तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भी उसकी भावनाओं को या उसके साथ गलत करना चाहिए। तो यू शुड नॉट डू हार्म टू अ पर्सन हु हैज डन हार्म टू यू। ठीक, तो पहले मुझे एक बार बता दो, सारी बातें क्लियर हो गई, क्योंकि मैं ना सारी मीनिंग लिख देता बट यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मैं लिख इसलिए नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे स्पेस हमारे पास नहीं है, इसलिए मैंने सारी चीजों को समझा दिया। तो खैर हमारा आंसर हो जाएगा बी। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं वर्किंग टुगेदर, मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो सबसे सॉल्व एक जन से सॉल्व नहीं हो पा रही तो सारे लोग मिलकर के इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं। डन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि सेलेक्ट द सेंटेंस दैट गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम इन हॉट वाटर। ये देखो जनरली सबको पता है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इन ट्रबल। ठीक है, इन ट्रबल। अब जरा इस पिक्चर को देख लीजिए। जैसे अब इस लड़की के अगर आप एक्सप्रेशन को देखेंगे तो कहीं कहीं आपको लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा हताश है किसी चीज को लेकर के। हम इस तरीके से चेहरा लटका करके बैठ जाते हैं, मतलब किसी चीज की समस्या है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम इन हॉट वाटर का मतलब इन ट्रबल जानते हैं, या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं फेसिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना। अगर मान लीजिए इस तरीके से देता है तो ऐसे हो जाएगा, अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये देता है तो ऐसे हो जाएगा, फेसिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, अब लेकिन इन्होंने क्या किया है, मीन्स वगैरह में जनरली आप देखेंगे तो ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस आपको उठा करके दे देते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं। द शेफ एडेड स्पाइसेस टू द। अब यहाँ पे डिश में स्पाइसेस की बात तो कोई मतलब नहीं। द चिल्ड्रन एंजॉयड प्लेइंग इन द पूल ऑन द हॉट, इसका भी कोई मतलब नहीं है। आफ्टर एक्सीडेंटली ब्रेकिंग द वैल्यूएबल वेस सारा फाउंड हरसेल्फ इन ट्रबल विद हर पेरेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके घर में जैसे बर्तन कप वगैरह कुछ गिर जाता है, कुछ टूट जाता है तो होता नहीं है कि माँ बाप डांटेंगे तो इंसान को थोड़ा सा वो डर लग जाता है ना, ट्रबल में आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी। इसको देखिएगा, रजत इरिटेटेड द स्ट्रीट डॉग सो मच दैट इट वाज अबाउट टू बाइट हिम। जनरली क्या होता है कि अगर आप गली के कुत्तों से प्यार करेंगे तो वो भी पलट के आपको प्यार करेंगे, लेकिन अगर आप किसी के गली के कुत्ते को या किसी को भी, ये गली के कुत्ते की ही बात नहीं हो रही, किसी को भी अगर आप इरिटेट करेंगे, परेशान करेंगे तो पलट के आपको भी परेशान कर देगा। कुत्ते को कर रहे हैं तो आपको पलट करके काट देगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं, एक एक करके समझते हैं। इफ यू कांट बीट एम ज्वाइन एम। अब इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, थोड़ा समझने की हर बात को कोशिश करिएगा। कोई मुझे पहले इसका आंसर आप बताओ।
हो गया, आपने लिख लिया। आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उसमें लिखते रहिए। इसका मतलब होता है इफ यू कांट बीट समवन, अगर आप किसी को बीट नहीं कर सकते हैं, अगर आप किसी को डिफीट नहीं कर सकते हैं, तो इट्स बेटर टू कोऑपरेट। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है पता है, आप उसको कोऑपरेट करो। जैसे मान लीजिए कोई सामने वाला आपका प्रतिद्वंदी है, आपको लगता है कि आप उसे बीट नहीं कर सकते, इफ यू कांट, यहाँ पे डिफीट लिख लीजिए। अगर आप उसे हरा नहीं सकते, आप उसको डिफीट नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप उसको कोऑपरेट करिए, उसके सहयोगी बन जाइए, साथ में चीजों को लेकर के काम करिए। ठीक है। बी में कहता है इफ यू एंट ब्रॉक डोंट फिक्स इट, मतलब डोंट ट्राई टू चेंज समथिंग दैट्स ऑलरेडी वर्किंग फाइन। तो मैं इधर लिख देता हूं मीनिंग को, डोंट ट्राई टू चेंज समथिंग दैट्स ऑलरेडी, जो पहले से ही वर्किंग फाइन, यानी जो चीज पहले से ही बेहतर काम कर रही है उसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो वही कह रहा है कि इफ एंड ब्रोक डोंट फिक्स इट, राइट। डोंट ट्राई टू चेंज समथिंग दैट्स ऑलरेडी वर्किंग फाइन। कोई चीज बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है, पहले से बहुत अच्छी चल रही थी, उसको ब्रेक मत करो। इफ यू वांट समथिंग डन राइट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। सी वाला तो देखो बहुत इजी है, मतलब यू शुड डू इट योर ऑन। अगर किसी चीज को आप सही करना चाहते हैं तो आप वो खुद से करिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज के लिए बदलाव लेकर के आना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद में बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इफ यू प्ले विथ फायर यू विल गेट बर्न्ड, तो यही चीज है, अगर आप आग के साथ खेलेंगे तो जल जाएंगे। ठीक, तो अगर इस वाले सेंटेंस को देखा जाए तो इसके हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए डी। बाकी जो चीजें थी मैंने आपको समझा दी, पहला वाला समझा दिया, सी वाला समझा, सॉरी बी वाला समझा दिया, सी वाला तो आपको वैसे ही पढ़ करके समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप लोग एक काम करिएगा, यहाँ पे आप ना कॉपी पेन लेकर के अपने अपने आंसर्स लिखते रहिएगा, जिससे आपको ये पता चले कि जो टोटल आपने 51 क्वेश्चंस किए हैं उसमें से आपने कितने सही किए और कितने गलत किए। इससे आइडिया लग जाएगा कि आपके इडियम्स कितने तैयार हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज गिवन इन बोल्ड, कीप योर चिन अप। तो ये जो कीप योर चिन अप लिखा हुआ है, तो पहले इसका मतलब समझिएगा होता क्या है। इसका एक्चुअली मीनिंग होता है टू रिमेन चीयरफुल। ठीक है, यहां पे लिख लीजिएगा, पहले सिंपल सी मीनिंग लिख लेते हैं, टू रिमेन, चाहे आप यहाँ पे चीयरफुल लिख लीजिए या यहाँ पे आप होपफुल लिख लीजिए। ठीक है, ये चीज, जैसे बहुत सारे व्यक्ति को आप देखेंगे ना, मतलब कहते हैं कि कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी टाइम हो, हमेशा चीयरफुल रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा होपफुल रहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए इस बच्ची के चेहरे को आप देखिए, तो बच्ची का चेहरा देख करके आपको क्या लग रहा है, ये बहुत ज्यादा आपको हैप्पी लग रही है, चीयरफुल लग रही है, पॉजिटिव लग रही है, राइट। तो अच्छा, यहाँ पे जो हमने पिक्चर लगाए हैं ना, उस पिक्चर को थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा, कोशिश करिएगा, जिससे क्या होगा कि चीजें आपको ना थोड़ा माइंड में सस्टेन करेंगी एक लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। तो ये हो गया। तो अब इसको पढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स डिलीजेंटली कंप्लीटेड देयर होमवर्क असाइनमेंट्स बिफोर द डेडलाइन, डिस्पाइट फेसिंग सेटबैक्स शी रिमेन्ड पॉजिटिव एंड डिटरमाइंड टू अचीव हर गोल्स। बी वाले को देखिए, डिस्पाइट फेसिंग सेटबैक्स, इतने फेलियर्स को सामना करने के बावजूद भी वो हमेशा पॉजिटिव रही और अपने गोल्स के प्रति, को अचीव करने के प्रति हमेशा डिटरमाइंड रही। यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी। हाँ जी, बी 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 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखना जरा, इसको एक बार बताइएगा क्या पूछ रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। हमसे यहाँ पे प्रोवर्ब के बारे में पूछा जा रहा है क्या। द सेल्स पर्सन फॉर द प्रोजेक्ट ऑफर्ड अ स्नीक पीक ऑफ द प्रोजेक्ट एज वी एक्सप्रेस्ड आर इंटरेस्ट इन द एरिया एंड एमिनिटीज। ठीक, यहां पे दिया है गेटिंग अ प्रीव्यू ऑफ समथिंग, टू ट्राई समथिंग न्यू, सेंडिंग अ ब्रीफ लेटर, टू बी इन अ विनिंग पोजीशन। अच्छा, यहाँ पे ना सारी चीजों की मीनिंग तो समझ में आ रही है, लेकिन अगर ये स्नीक पीक जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर जिनको इनकी मीनिंग ना पता हो, बताना चाहूंगा, क्विक प्रीव्यू ऑफ समथिंग, क्विक प्रीव्यू ऑफ समथिंग। तो यहां पे इस बात को समझिएगा, जैसे सपोज करिए आप ना किसी चीज को लॉन्च करने जा रहे हो या किसी चीज को आप किसी के सामने इंट्रोड्यूस करना जा रहे हो, तो उस चीज को सबसे पहले फटाफट क्या कर लीजिए, खुद एक उसका रिव्यू कर लीजिए, एक बार उसको सरसरी निगाह से देख लेना, जांच पड़ताल उसका कर लेना। तो यही होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखना,
अब देखो यहाँ पे डेट भी देखना, सीपीओ 2023 टीयर 2 का क्वेश्चन है, ब्रिंग टू बुक। अब यहाँ पे जरा इस पिक्चर को देखना। अब यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे मैडम जी खड़ी हैं। अब अच्छा इनके रवैये से क्या लग रहा है, इस तरीके से उंगली दिखाना, मतलब वो लड़के को क्या करना चाहती हैं, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू पनिश समवन, यानी किसी को दंड देना। तो यहाँ पे होता है ये पनिशमेंट। एक्चुअली जो फेस द म्यूजिक है ना, ये ईडीएम काफी बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना। और बार बार मैं ये आपको बता रहा हूँ कि पिक्चर को आप लोग जहां भी पिक्चर्स लगे हों उनको, मैंने कोशिश यही करी है कि हर जगह पिक्चर लगाने की जहां पे मुझे रेलेवेंट पिक्चर्स मिले हैं। बाकी जहां पे नहीं लगा है तो उसको देख लीजिएगा। बैड ब्लड की बात करें तो सबसे पहले अगर हम पिक्चर को ही देखें तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे को ये मारने की या फिर लड़ाई या झगड़ा इनके बीच में हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं इल फीलिंग। ठीक है, इल का मतलब क्या होता है, बैड फीलिंग, यानी किसी के प्रति दुश्मनी की भावना होना, किसी के प्रति शत्रुता की भावना होना। तो यहाँ पे लिखा है हॉस्टिलिटी। हॉस्टाइल आपको पता होगा, हॉस्टाइल यानी दुश्मनी शत्रुता होती है लोगों के बीच में, तो उसे हम बैड ब्लड कहते हैं। तो बाकी पुअर ब्लड सर्कुलेशन, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, फैमिली ऑफ इल रेप्यूट, ये सब गलत है। अगला देखिएगा जरा, पहले इस बच्ची को देख लीजिए, ये आपको बहुत ही खुश लग रही है। अब ये देख रहे हैं एकदम खुल के हंस रही है। एक होता है स्माइल करना जो लोग करते हैं थोड़ा सा, एक होता है खुल के हंसना। तो इसका मीनिंग होता है टू लाफ लाउडली। ठीक, तो याद रखिएगा, ये पिक्चर को देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। स्प्लिट वन साइड्स मीट विद एन एक्सीडेंट, गलत है। बी एक्सट्रीमली अम्यूज्ड, स्क्रीम इन पेन, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, तकलीफ में, दर्द में। ठीक है, अंडरगो अ सर्जरी, ये भी गलत है। टू बी एक्सट्रीमली अम्यूज्ड यानी टू लाफ लाउडली। अच्छा, मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि इडियम्स के अंदर हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जो ये ऑप्शन देता है बार बार यही रिपीट करे। ऑप्शन में ये जरूरी नहीं होता है, यानी आप इस चीज को अंडरस्टैंड किया करिए, रटा मत करिए। अगर मान लीजिए अम्यूज नहीं देता तो उसकी जगह पे टू लाफ लाउडली भी दे सकता है। डन। अगला क्वेश्चन देखना भाई, अब मेयर्स नेस्ट, ये बहुत ईजी है, जरा इसको देख लीजिए। अच्छा, इसकी शक्ल देख करके क्या लग रहा है, अच्छा इसकी शक्ल देख करके दो तीन चीजें मतलब अनुमान लगाया जा सकता है। एक तो ये कि ये उदास है, दूसरा हम ये भी कह सकते हैं ये कंफ्यूज लग रहा है। जनरली क्या होता है ना, लोग कंफ्यूजन में भी इसी तरीके से बैठे होते हैं, है ना। पिक्चर थोड़ा सा कम रेलेवेंट है लेकिन ध्यान दीजिएगा। तो मेयर्स नेस्ट का मतलब फैमिलियर सिचुएशन नहीं होता है, न्यू सिचुएशन नहीं होता है, कंफ्यूज सिचुएशन होता है, एक ऐसी सिचुएशन जो कंफ्यूज हो। अगला देखना क्वेश्चन, रॉक द बोट लिखा हुआ है। अब जरा इसको देख लीजिएगा, डू समथिंग टू डिस्टर्ब एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन, सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, टू डिस्टर्ब एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन, यानी कोई ऐसी सिचुएशन है जो पहले से एग्जिस्ट करती है, उसको एक तरीके से खराब कर देना, उसको एक तरीके से, एक सेकंड रुक जाइएगा, डिस्टर्ब कर देना। हाँ, ये बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें क्या लिखा है, डाइवर्ट समवन्स अटेंशन, ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिस्टर्ब। ये देखिए, है ना, डिस्टर्ब ए स्टेबल सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन जो पहले से स्टेबल है, पहले से ही स्टडी है, उस चीज को डिस्टर्ब कर देना, खराब कर देना। तो अगर इस तरीके से नहीं आता है तो हो सकता है इस तरीके से चीजें पूछ ले, तो ये ध्यान रखिए। हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, हैव योर हार्ट इन योर माउथ। जनरली क्या होता है ना, जैसे कहते हैं जान हलक में आ गई, है ना। तो यहाँ पे जैसे इस लड़की को देखिए, अगर ये किसी ऐसी चीज को देख ली हो, भूत देख ली हो या कुछ ऐसा बहुत हॉरिफिक देख लिया, कुछ डरावना चीज देख लिया हो, तो जनरली क्या होता है, इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है ना। टू गेट वर्स एंड वर्स, बद से बदतर हो जाना, गलत है। टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, टू बी एक्सट्रीमली, यहाँ पे ईर्ष्या या निंदा, जलन की कोई भावना नहीं है। टू बिहेव इन अ फुलिश मैनर, टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड यानी बहुत ज्यादा डर जाना। हाँ, कलेजा मुंह में आ जाना, ठीक है, हाँ ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखना दोस्त, 40 विंग्स, जरा इस पहले पिक्चर को देख लिया जाए, कुछ जस्टिफाई हो पा रहा है। अच्छा, जनरली देखिए होता क्या है, मैं समझा देता हूं। यहाँ पे बी था, अब ये सो रहा है, इतना तो समझ में आ गया कि ये सोने से संबंधित है, तो हम यहाँ कह सकते हैं अ शॉर्ट स्लीप। देखिए होता क्या है, दोपहर में जब आप लोग पढ़ लेते होंगे या खाना खा लेते होंगे, तो खाने के बाद कुछ लोग आधे 1 घंटे 2 घंटे के लिए सो जाते हैं। ये जो शॉर्ट स्लिप होता है ना, जो थोड़ी देर के लिए इंसान सोता है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट स्लिप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है डीप स्लिप। ये पिक्चर से आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत गहरी नींद में है, रात में सो रहा है, 12:30 बज रहा है ना,
उतना मत सोचिएगा, इस वजह से मैं चीजों को समझाते चल रहा हूं। एक जो नैप होता है दोपहर के अंदर, या शॉर्ट स्लीप होता है चाहे दोपहर या रात के अंदर, जब इंसान घंटे 2 घंटे आधे घंटे के लिए सोता है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो डीप स्लीप अगर कभी एग्जामिनेशन में इसके साथ ऑप्शन दे तो यहाँ पे मत जाइएगा, तो ए करिएगा। अगला देखिएगा, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। जरा इस पिक्चर को पहले देख लीजिए, पिक्चर आपको क्या बताता है, इससे कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए मैं समझाता हूं। जैसे हमने कहा सिमिलर क्वालिटीज, ठीक है, सिमिलर क्वालिटीज। अब अगर पूरी बात को समझना है, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों में जो क्वालिटीज हैं वो सिमिलर है, ठीक। जैसे मान लीजिए ये लड़की है, दोनों लड़की हैं। अब ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये दोनों साथ में बैठी हैं। तो जनरली अगर जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो हम फ्रेंड्स कब बनते हैं? जब हम दोनों की क्वालिटी किसी चीज में सेम हो तभी तो। मतलब भाई देखिए, अगर हम बिल्कुल अपोजिट सोचते हैं, दोनों लोगों का थॉट प्रोसेस, बिलीफ, ओपिनियन सब कुछ अगर अलग अलग है, कॉन्ट्ररी है, तो नहीं दोस्त बन सकते। कुछ क्वालिटीज हमारे बीच में सेम होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो आप इस पिक्चर से इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। तो टू बी ऑफ अ सिमिलर नेचर ऐसे भी आ सकता है, या सिमिलर क्वालिटीज टू समवन ऐसे भी आ सकता है, दोनों तरीके से, है ना। हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखना, लूज योर मार्बल्स। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं दसियों बार पूछा गया है। इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब इंसान पागल हो जाता है, मैडनेस, ठीक है, तो मिस एन अपॉर्चुनिटी, मिस द बोट इडियम होता है, नर्वस टेंटर हुक होता है, लूज रिस्पेक्ट नहीं होगा, गो इनसेन हो जाएगा इसका। अगला देखना, बाइट द बुलेट। एक बार नहीं सैकड़ों बार एसएससी के अंदर ये चीज पूछी जा चुका है। तो इसका मतलब क्या होता है? टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर पूरी बात लिख देता हूं यहां पे, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, विद करेज, ठीक है। यानी ना, जब इंसान के जीवन में डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए तो उसको करेज के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, साहस के साथ उस चीज को फेस करना, उसे कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक डॉक्टर है, अब इसको आप देख रहे हो, ये जो पेशेंट है, ये जो मरीज है, अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये एडमिट है, ये पेशेंट है, इसको इंजेक्शन लग रहा है, लेकिन इसके चेहरे पे हंसी है। मतलब ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन आया हुआ है, ये बहुत ही हिम्मत के साथ इसको फेस कर रहा है, डर नहीं रहा है, रो नहीं रहा है। तो डिस्पाइट द पेन, सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विद द सर्जरी। अब देखो ये दे कैसे रहा है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है एग्जामिनेशन के अंदर, इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईडीएम पहले दे दिया, फिर 4 सेंटेंसेस उसके अंदर दे रहा, मतलब मीनिंग भी नहीं दे रहा, लेंदी सेंटेंसेस। पहले में लिखा था चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क ऑन सनी डे, कोई मतलब बन रहा है जो हमने बताया नहीं। कह रहा कि दर्द के बावजूद भी सारा ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, सर्जरी कराएगी। तो जाहिर सी बात है यार, सर्जरी के लिए खुद को मनाना या तैयार करना, ये बहुत साहस का काम होता है। जैसे मुझे याद है, मेरी माताजी का एक ऑपरेशन होना था, वो बेचारी बहुत ज़्यादा डर गई थी, और क्या ही बताऊं वो जो मंजर था। मैं हफ्ते भर हॉस्पिटल में रात रात दिन दिन करके वहाँ पे रुका हुआ था, तो वो मैं समझ सकता हूँ कि कितना उनका बीपी हाई हो गया था उस टाइम जब ये था। तो 1 दिन तो 2 दिन तो ऑपरेशन ही नहीं हुआ, उसके बाद जाकर के हुआ, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। कहते हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। ये देखिए कब दिया है, सीजीएल टीयर 2 2023 का क्वेश्चन है, और इन्होंने एक सेंटेंस दिया है, डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस द टू पॉलिटिशियन डिसाइडेड टू एंड वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड। अब कह रहे हैं कि अपने बीच में मतभेद होने के बावजूद भी जो 2 पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम एक साथ काम करते हैं और लोगों की भलाई करते हैं। तो अब जरा यहाँ पे गौर करिएगा, कह रहा है कि डिफरेंसेस होने के बावजूद भी उन्होंने डिसाइड किया साथ में काम करने को लेकर के। पहले एक एक चीजें बताता हूं, जैसे ब्यूरी द हेड चैट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू रिजॉल्व अ कंफ्लिक्ट, टू रिजॉल्व अ कंफ्लिक्ट। यानी अगर आपके बीच में किसी तरह का कोई कंफ्लिक्ट है, कोई डिस्प्यूट है, लड़ाई है, झगड़ा है, उस चीज को रिजॉल्व कर लेना और दोस्त बन जाना, ठीक है, या एक साथ काम करना। अच्छा, ब्लो ऑफ स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, गेट रिड ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक है। गेट रिड ऑफ, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। किस चीज से छुटकारा पाना, स्ट्रॉन्ग, या यू कैन से, हाँ यही लिख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग्स। जैसे मान लीजिए आप किसी के प्यार में पड़ गए और आपकी प्रेमिका छोड़ करके चली गई, क्योंकि आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपके पास पैसा नहीं है, तो या किसी का प्रेमी किसी को छोड़ करके चला गया, तो वो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशंस हैं जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उससे छुटकारा पाना, उससे बाहर निकलना। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, ये बताने की जरूरत है क्या, ट्राइंग टू डू समथिंग दैट विल नॉट वर्क, ठीक है।
इसको ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ट्राइंग टू डू समथिंग दैट विल नॉट वर्क, कुछ ऐसा करने की कोशिश करना जो काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आपको, सपोज करिए कि आपको ये गोल को हिट करना है, लेकिन आपने यहां पे एफर्ट आप मार रहे हो, तो ट्राइंग टू डू समथिंग दैट विल नॉट वर्क, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो चीज काम नहीं करेगी। ठीक है, कह रहा है कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये भी बहुत बार एसएससी के अंदर पूछा गया है। टू वर्क लेट इनटू द नाइट, है ना, देर रात तक काम करना या स्टडी करना, टू वर्क लेट इनटू द नाइट। तो ये ध्यान रखिएगा, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक। बाकी जो चीजें हैं उनकी मीनिंग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं आपसे, तो एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 2 का क्वेश्चन है यहाँ पे। और द टीम मेंबर्स सीम टू बी रनिंग अराउंड इन सर्कल, ये तो बहुत बार पूछा गया है, रनिंग अराउंड इन सर्कल, ये जो भी बच्चे पीवाईक्यूज लगाते हैं इनको बहुत बार मिला होगा। यहाँ लिखा टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, हार्डली एनी टाइम टू ब्रीथ, टू बी वेरी एक्टिव बट विथ फ्यू रिजल्ट्स। यानी आपने ऐसे कुछ लोगों को देखा होगा जो काम तो बहुत करते हैं, एफर्ट तो बहुत करते हैं, बट रिजल्ट के नाम पे हाथ में कुछ नहीं होता, मतलब हाथ पांव खूब मार रहे हैं लेकिन रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो यही कहते हैं कि मतलब टू कीप डूइंग अबाउट द सेम थिंग विदाउट अचीविंग एनीथिंग, मतलब कर तो खूब रहे हैं लेकिन अचीव कुछ नहीं हो रहा है, हासिल कुछ नहीं हो रहा है। अगला देखिएगा, ये भी बहुत ईजी है, पहले आप बता दो इसका मीनिंग। मतलब मैं आपको ये चीज बताते चलूंगा, हाँ, टू बी वेरी एक्टिव बट फ्यू रिजल्ट, हाँ ये सही है। देखिए मैं आपको ये चीजें बताते चलूंगा कौन सी चीजें मतलब मोस्ट रिपीटेड है। अब जैसे जो आपके सामने लिखा हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं वीकर स्पॉट, वीकर पॉइंट, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से आते हैं और ये आपको ऑलरेडी शायद पता होगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, वीकर। ठीक है, वीक पॉइंट, हाँ वीक पॉइंट, या वीक पॉइंट नहीं आता है तो हो सकता है इसकी जगह पे वीक स्पॉट लिख दे। यहां पे सीजीएल 2021 टीयर 2, ठीक है, फाइट शाई ऑफ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब देखो जरा इस पिक्चर को देखो आप, ऐसे क्या कर रहा है, मुझे नहीं देखना भैया। ठीक है, मतलब अगर इंसान किसी चीज को ओवरलुक कर रहा हो, ओवरलुक का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर करना, किसी चीज को अवॉइड करना। ठीक है, ये चीज होती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू अवॉइड, ये चीज। अच्छा, कल का एक वाकया बताता हूं मैं, बाद में बताऊंगा। चलो अच्छा, एक लड़के ने क्या, काफी लोगों ने कल मुझे मतलब व्हाट्सएप पे, ठीक है, मुझे मैसेज भेजा, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक वीडियो का छोटा सा क्लिप भेजा, जिसमें कल एक वीडियो शायद अभिनय सर ने करी थी। उसमें उन्होंने कुछ इंग्लिश के टीचर्स का नाम ले रहे थे, तो उसमें उन्होंने, सर ने मेरा भी नाम ले लिया था कि ये टीचर जो लोग हैं काफी अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत कमाल का। तो ऐसा, तो मुझे ये हंसी आई स्टूडेंट्स के ऊपर। है, सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई उनको ऐसा लगता है, ठीक है, मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, ऐसे टीचर्स में आता हूँ, बहुत धन्यवाद उस चीज के लिए। लेकिन जो बाकी बच्चे थे वो इतने खुश हो रहे थे कि जैसे उनको लग रहा था कि यार लाइक ना, कि उन्हें एक उसकी जरूरत थी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंफर्मेशन की जरूरत थी कि मतलब कोई बड़ा टीचर बोल दे कि उन्हें मैं पसंद हूं, बच्चों को, वो मेरे से पढ़ रहे हैं, वो मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे उनको एक कंफर्मेशन चाहिए था कि कोई ऐसा कह दे कि जो मैं जय सर के बारे में सोच रहा हूं कि वो बेहतर हैं, अब हम एकदम कंफर्म हो जाते हैं, अरे यार अब तो ये फलाने सर ने कह दिया। ठीक है, हमें बड़ी खुशी है। तो बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर कल मुझे मैसेज किया, मेरे टेलीग्राम पे मैसेज किया, सर ये वीडियो देखिए, सर ने लास्ट में आपका नाम लिया है। कुछ लोग तो मेरे रिसेंट वीडियो में यूट्यूब पे जो हमने किया था नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, इन सब पे, उनमें जाकर के कॉमेंट किया। खैर, पहली बात तो सर को भी धन्यवाद, तुम लोगों को भी धन्यवाद। ठीक है, तुम लोग खुश हो, मैं भी खुश हूं। ठीक है, तुम लोग रिकॉग्नाइज करते हो मेरे मेहनत को, भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, बाकी टीचर्स लोग भी कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं अल्टीमेटली यही चाहता हूँ कि इस बार अच्छा खासा रिजल्ट लेकर के आओ, क्योंकि इस बार मेरा एक्सपेक्टेड है कि अंडर 100 मेरे बच्चे आने वाले हैं, रैंक के अंदर अंडर 100 रैंक आने वाले हैं। तब हम लोग और बेहतर कर पाएंगे और लोगों तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाएंगे। चलो, थैंक यू भाई, थैंक यू। बस मुझे चाहिए मेंस में रिजल्ट, ये ध्यान रखना इस चीज को लेकर के। ठीक है, अब क्लैम अप की बात कर लें थोड़ी सी, अगर वो नहीं दिए तो फिर मुश्किल होगी। समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है, टू रिफ्यूज टू टॉक। अगर मैं ऐसे बोल दूं,
मैंने बोला टू रिफ्यूज टू टॉक, इसलिए मैं कहता हूं ना रटने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमने जो लिखा है तुम्हें ऑप्शन में कहीं मिल रहा है क्या? तुम कहोगे सर ऐसा तो कुछ मिल ही नहीं रहा, ये तो अपसेट है, ये होगा नहीं, ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये लूज टेम्पर है। यहाँ देखो टू बिकम साइलेंट। अच्छा ये देखो तुम रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? किसी ने बात करने से मना कर दिया या किसी व्यक्ति ने रिस्पॉन्ड करने से मना कर दिया। टू रिफ्यूज टू रिस्पॉन्ड, टू रिफ्यूज टू टॉक, मतलब साइलेंट है, बात नहीं करना चाहता है तो चुप ही तो है। तो इस तरीके से ठीक है। मुझे देखो इस बार फिर से मैं वही चीज रिपीट करूंगा, इस बार तुम इस चीज को देखना जब रिजल्ट आउट होगा, ऐसा मेरा भरोसा है अंडर 100 रैंक हमें मिलेगा, हमें मिलेगा 100%। अब देखो यार ऐसा हो जाए कि जो बच्चा अंडर 100 रैंक लेकर के आए हमसे बात ही ना करे, वो सोचे अरे यार इनका चैनल छोटा है हमको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। अब वो एक्सपोजर लेने किसी और बड़े चैनल पे चला जाए तो मुद्दा अलग है, ठीक है। क्योंकि मेरी न ये मेरी आदत है, न ये मेरे नेचर में है, ना मैं ऐसा करूंगा, ना मेरे पास इतना पैसा है, ना मेरी इतनी औकात है कि मैं किसी को खरीदूं जैसे जनरली लोग करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ लोग तो बहुत ज्यादा आगे हैं, आप जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं वो नहीं कर सकता। बट मेरा ऐसा भरोसा है कि मेरे बैच से अंडर 100 रैंक निकलने वाली है। अगर कोई ईमानदारी से बच्चा हमें कांटेक्ट करेगा तो वो आपको दिखेगा भी, और इसी बैच से आपको दिखेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, आप ही लोग हों उसमें से कोई एक। अगर हम ऑल इन ऑल की बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका मतलब होता है कंसिडरिंग एवरीथिंग, ठीक है। कंसिडरिंग एवरीथिंग, सब कुछ। कंसिडरिंग एवरीथिंग का मतलब क्या होता है? ऑन द होल। ऐसे नहीं आएगा तो ऑन द होल। अब जरा इसको आप रिलेट कर लीजिए ऑप्शन के अंदर, हैविंग ऑल अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ एवरी पर्सन लिखा है, कंप्लीट फर्स्ट इन लाइन हैविंग ऑल अथॉरिटी बोल लीजिए, या कंसिडरिंग एवरीथिंग बोल लीजिए, या ऑन द ये जो होल लिखा है वो बोल लीजिए, ठीक है। हाँ कुछ भी इसमें से बोल सकते हो। कट अ सॉरी फिगर, जरा इसको देखिए ना एक बार पिक्चर को, आपको देख करके क्या लग रहा है? देखिए इसका मतलब क्या होता है ना, ऐसे समझिए, टू प्रेजेंट वन सेल्फ नेगेटिवली, या तो आप इसको कह लीजिए नेगेटिवली, या यू कैन से पुअरली, मतलब अपने आप को नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करना, ठीक है, गलत तरीके से प्रस्तुत करना। तो रेंडर एन अपॉलॉजी, मेक अ स्कल्पचर, क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन। या इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे आपने कहीं पे गए, कोई स्पीच देना है, कोई काम करना है, या इंटरव्यू के लिए गए, या आप पहली क्लास पढ़ाने गए, तो आपका जो वहां पे इंप्रेशन था वो सही नहीं था, राइट। तो क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन, और यू कैन से टू प्रेजेंट वन सेल्फ नेगेटिवली, और यू कैन से पुअरली। अगला देखिएगा 2020 टीयर 2 लिखा है टू टर्न द कॉर्नर। ये तो खैर काफी बार पूछा गया है, एक बार जरा पिक्चर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसका मतलब होता है जैसे यू कैन से स्टार्ट टू इम्प्रूव, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए आप स्टार्ट टू इम्प्रूव, ये भी आ सकता है, या सिर्फ इतना ही आ जाए लिख करके इम्प्रूव करना, ठीक है, या ये आ जाए गेट बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे टू टर्न द कॉर्नर, टू चेंज वंस गोल, टू वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी, टू पास द क्रिटिकल। देखो बाबा, अब तुम सोच रहे होगे ऐसा कि सर जो आपने लिखा है कुछ तो मैच ही नहीं कर रहा। आप कह रहे हो कि टू पास द क्रिटिकल स्टेज, वो तो आंसर ये है। आप क्या बोल रहे हो? इंप्रूव करना, स्टार्ट टू इंप्रूव, गेट बेटर, ये तो दूर दूर तक मिल नहीं रहा है। बट आप थोड़ा सा इस चीज को रिलेट करके देखिए। अगर मान लीजिए आपकी जिंदगी में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, कोई क्रिटिकल स्टेज है, अगर आप उस क्रिटिकल स्टेज को पार कर जाते हो तो फिर उसके बाद क्या आते हैं? अच्छे दिन आते हैं, है ना। तो मतलब आप क्रिटिकल स्टेज को पार कर गए हो, अब आपकी चीजें बेटर हो रही है, गेट बेटर, है ना। अब आपकी चीजें इंप्रूव हो रही है, अब आपकी चीजें बेहतर हो रही है। तो दैट्स वाई अगर वो ऑप्शन वाला नहीं आता है तो इसमें से ध्यान रखिएगा कोई भी चीज आ सकती है, राइट। अगला देखिएगा, टू राइज लाइक अ फिनिक्स। क्या इससे कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या इस पिक्चर से मैं आपको बताऊं, ये कहना चाहता है टू अचीव, मैं समझा देता हूं, सक्सेस अगेन। जैसे मान लीजिए आप किसी काम में फेल हो गए एक बार, लेकिन दूसरी बार आपने उस काम को किया और उसमें आप सफल हुए। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा हम लोग पौधा लगाते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है, फिर वो पौधा सूख गया, खराब हो गया, अब हमने दोबारा से एक छोटा सा पौधा लगाया, अब फिर वो उसी तरीके से बढ़ेगा। यानी टू अचीव सक्सेस अगेन, दोबारा से किसी चीज को हासिल करना। तो टू बी मॉडेस्ट नहीं होगा, टू सेट ऑन फायर,
टू इमर्ज विद अ न्यू लाइफ। अब अगर इस चीज को समझिए, अब देखिए एक नई लाइफ यहां पे जन्म ले रही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगेंस्ट वंस ग्रेन, हाँ जी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, इसमें कैसे करना है? बताइए, सोच लीजिए एक बार, मैं आपको हिंट भी दे देता हूं। मैंने बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया, लेकिन एक बार सोच के देखिए, क्या इससे आपको कोई आइडिया लगा क्या? डूइंग समथिंग दैट गोज अगेंस्ट योर नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग, डूइंग समथिंग दैट गोज अगेंस्ट योर नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड व्हाट? आपने बोला सी, हाँ सही है। अब देखो यहाँ पे लिखा अगेंस्ट वंस नेचर, अगर ये किसी को नहीं समझ में आया तो इस वजह से मैंने थोड़ा लंबा जरूर लिखा है, लेकिन सिंपल वे में लिखा है कि डूइंग समथिंग, किसी ऐसी चीज को करना, दैट गोज अगेंस्ट योर नेचुरल, मतलब जो आपकी नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग है उसके अगेंस्ट जाना, या उसके अगेंस्ट कुछ करना, अपने सोच के परे कुछ करना, अपनी सोच के उल्टे कुछ करना। ठीक है, मतलब आप सोचते कुछ और हो, आपने कर कुछ और दिया, अगर आप इस तरीके से समझें तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, फुल ऑफ हॉट एयर, ये पिक्चर जरा देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। देखो जैसे ही लिखा ब्ला 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 ब्ला, है ना, तो हम ये कह सकते हैं फुल ऑफ लाइफ। देखिए मैं किसी जेंडर स्पेसिफिक की बात नहीं करूंगा, लड़की या लड़का, खैर दोनों उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जनरली आज की दुनिया में देखेंगे दोस्ती और प्यार के अंदर सिर्फ और सिर्फ झूठ है। चाहिए क्या? ईमानदारी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, वो नहीं मिलती, हमें क्या मिलता है? झूठ ही मिलता है। फुल ऑफ लाइज, ब्ला ब्ला ब्ला, टॉकिंग नॉनसेंस, मतलब ये कह सकते हैं इलॉजिकल बातचीत करना, नॉनसेंस वाली बातचीत करना, अननेसेसरी बातचीत करना, ये ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नॉट मेक हेड और टेल। अब जरा इस लड़की को एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, ऐसा पिक्चर देख के क्या लग रहा है? ये सामने लैपटॉप खुला है, ये कुछ समझने की कोशिश कर रही है, बट इसको देख करके लग रहा है अनेबल टू अंडरस्टैंड, ये समझ नहीं पा रही है चीजों को। ठीक है, अनेबल टू अंडरस्टैंड, यहां अंडरस्टैंड लिख लीजिएगा, अनेबल टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, वेरी बोरिंग एंड नॉट एट ऑल फन, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो यही हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? अगला देखो, नॉट मीन्स वर्ड्स। अब जरा इसको पिक्चर को देखो, देखो कुछ आइडिया लग रहा है क्या इसके अंदर? नहीं लग रहा होगा यहां पे। अच्छा चलो मैं आइडिया देता हूं, टू स्पीक इन अ ऑनेस्ट वे। अब बताओ यहां से कोई आइडिया लगा? मतलब ईमानदारी से किसी चीज को कहना या बोलना, नॉट टू बी ऑनेस्ट, टू स्पीक इन अ काबिल्ड वे, नॉट टू कम डायरेक्टली टू द पॉइंट, टू स्पीक इन अ डायरेक्ट वे। तो इससे हमें ये समझ, टू स्पीक इन अ डायरेक्ट, देखो यहाँ डायरेक्ट वे का मतलब क्या हो गया ना? ऑनेस्ट वे। तो डी, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देख लेना ये पिक्चर, टू टेक स्टॉक ऑफ। देखो और एक बार आंसर बताओ। टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, किसी चीज के बारे में बहुत सावधानी के साथ सोच विचार करना। तो यहां लिखा है मॉडिफाई, मतलब तो हो गया चेंज करना, असेंबल नहीं, एसेस करना किसी चीज का। ए, ठीक है, जब हम किसी चीज का प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, अच्छे से सोच, जैसे सपोज करिए आप, ये मान लीजिए इन्होंने कोई कंटेस्टेंट रहा होगा, इन्होंने भी 10, इन्होंने भी 10, इन्होंने भी 10 मार्क्स दिए, यानी उसको फुल मार्क्स मिले, तो मतलब उन्हें प्रॉपरली उस चीज को इवेल्युएट किया होगा, है ना, मूल्यांकन किया होगा, अच्छे से सोचा विचारा होगा, तभी तो सबने दिया होगा। तो इसका मतलब ये होता है एसेस करना। ठीक, नेक्स्ट देखना, ये तो बहुत पूछा गया है एसएससी के अंदर, और ये देखिए 2022 में भी आया था। इसका मतलब टेंस होता है, इसका मतलब आप ना नर्वस भी खैर लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो, ये एंग्सियस एंड टेंस। सीपीओ 2019 टीयर 2 में आ जाते हैं, लिखा है कि आई कांट टेक अप एनी न्यू असाइनमेंट एज आई हैव माई हैंड्स फुल। अब कह रहे हैं कि मैं कोई नया असाइनमेंट नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास पहले से बहुत सारे हैं। तो ये जो हैंड्स फुल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? आई एम वेरी बिजी। जाहिर सी बात है कि अगर मैं कोई नया असाइनमेंट नहीं ले रहा हूं तो मतलब मैं पहले से बहुत ज्यादा बिजी हूं। देखो इसके बिजी टुडे, दुनिया भर का काम पड़ा हुआ है। अगला देखिएगा, कहता है इंडियाज प्रॉब्लम बॉइल्स डाउन टू जस्ट वन थिंग,
लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सर्विसेज। ये जो बॉयल्स डाउन लिखा है ना, इसका मतलब आप लोग बताना। फुलफिल समथिंग होगा, ये तो खैर हो ही नहीं सकता। आपके हिसाब से क्या लगता है, एक बार सोच के बताइए। बिजी तो पिछले वाले का होगा ना। अच्छा, इसका बताओ, इसका क्वेश्चन नंबर 32। क्या बता रहे हो, डी? चलो देखते हैं, पहले एक एक करके सबको समझे। देखो, फुलफिल समथिंग का मतलब यहां पे लिखा हुआ है, तो फुलफिल समथिंग का मतलब क्या होता है? टू मीट अ रिक्वायरमेंट, यानी समझा देता हूं मैं, किसी चीज को फुलफिल करना। जैसे मान लो कोई रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करना। ठीक है, जैसे कोई डिजायर को आपने फुलफिल किया, किसी डिजायर को या किसी रिक्वायरमेंट को आपने फुलफिल किया, वो चीज होता है एडाप्ट टू समथिंग। एडाप्ट लिखा है, एडाप्ट मतलब, एडाप्ट का मतलब क्या होता है? एडजस्ट करना। जैसे मतलब क्या कहते हैं, इस सिचुएशन के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से, इस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अडाप्ट हो जाना, मतलब एडजस्ट कर लेना। तो ये मतलब हो गया एडजस्टिंग। ठीक है, ये चीज हीट्स अप टू लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? बिकमिंग मोर इंटेंस। ठीक है, और इंटेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे दो लोगों के बीच में बहस चल रही है, वो भी बहुत ज्यादा इंटेंस हो सकती है। ठीक है, दो लोगों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है वो बहुत इंटेंस हो सकता है। या कोई इंसान वर्कआउट कर रहा है, वो भी बहुत ज्यादा इंटेंस हो सकता है। कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा इंटेंस हो सकती है ना, ये चीज होता है। सम अप हो जाएगा दोस्त, इसका मतलब बॉयल्स डाउन का मतलब क्या होता है? सम अप, यानी टू रिड्यूस या सिंप्लीफाई समथिंग। दोनों चीजें आप बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो टू सिंप्लीफाई समथिंग, या आप ये भी बोल सकते हो टू रिड्यूस समथिंग, किसी चीज को सम अप करना। ठीक है, तो सिंप्लीफाई समथिंग के चक्कर में कॉन्टेक्स्ट में लगा लो। अगला देखो, लिखा है यू मस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी टू मेक अमेंड्स फॉर योर अर्लियर कर्टनेस। टू मेक अमेंड्स फॉर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे टू करेक्ट अ मिस्टेक है, टू गिव अ सजेशन है, टू मेक अ प्रपोजल है, टू ऑफर अ डील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इजी है, अगर इसके आंसर की समझे हम, हो जाएगा ए। क्योंकि देखो यार ना, अमेंड, अमेंड का मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना, किसी चीज में बदलाव करना, इंप्रूव करना किसी चीज को। तो किसी चीज को मतलब करेक्ट करना, ये होता है। अमेंड का सिनोनिम ही करेक्ट करना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखना, सीजीएल 2019 टीयर 2 का इट वंस वर्थ लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? लिखा है रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड, फॉरगिव एंड फॉरगेट, बिकम लेस एक्सेप्टेबल, अपोज स्टर्नली। अब अगर तुम लोग एक एक करके सारी चीजों को समझने की कोशिश करो, तो कह रहा है कि टू विड्रॉ समथिंग यू प्रीवियसली सेड। ठीक है, तो यही मतलब होता है रिट्रैक्ट व्हाट वन सेड का, यानी किसी, मैंने कहा टू विड्रॉ दैट यू प्रीवियसली सेड, जो तुमने पहले बोला है उस चीज से मुकर जाना। जैसे मगन भाई थे, उन्होंने एक बार क्या चीज को बोला कि स्कैम हुआ है, फिर 4 घंटे बाद सुबह में आकर के कहते हैं स्कैम नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे ये एग्जाम्पल बिल्कुल सेट कर सकते हैं कि जो भी उन्होंने कहा था उससे वो रिट्रैक्ट कर गए, यानी टू विदड्रॉ समथिंग यू प्रीवियसली सेड। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ईट वंस वर्ड्स का मतलब। ये इस सिचुएशन पे बिल्कुल करेक्ट एडीएम बैठ रहा है, आप उनको इस चीज को भेज भी सकते हैं। मैथ के साथ उनको थोड़ी इंग्लिश भी आ जाए जिसकी उनको जरूरत है, और इंग्लिश पढ़ करके अगर वो इस चीज को कह दें कि नहीं हलवा है बहुत पेपर, है ना, तो मैं मान लूंगा कि हाँ यार हलवा तो है फिर है। अगर वो कह दें ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। अब अगर इसकी बात करें, चलिए 35 क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है? पहले पिक्चर एक बार देख लीजिएगा, उस लड़की को देखिए, क्या लग रहा है आपको? उससे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे समझ लीजिए, डूइंग समथिंग क्विकली, किसी चीज को बहुत ज्यादा क्विकली करना। ठीक है, फटाक से करना। डिसाइडिंग आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग, बीइंग एक्सट्रीमली केयरफुल, वेटिंग नर्वसली फॉर समथिंग, एक्टिंग। ये इंपल्सिवली लिखा है ना, इंपल्सिवली का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बिना सोचे समझे, बिना विचारे कर देना। ठीक है, अगला वन ट्रैक माइंड। वन ट्रैक माइंड का मतलब क्या है, बताओ? क्या होगा इसका मतलब?
ऑलवेज थिंकिंग ओनली वन थिंग, हाँ ये लड़का सही बताया है। इसका मतलब हो जाएगा थिंकिंग ऑफ अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं वेटिंग आंसर फॉर समथिंग, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग, यानी डी इज द करेक्ट आंसर, टू थिंक अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग। ऐसे भी लिख सकते हैं, टू थिंक अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग, किसी एक विशेष चीज के बारे में क्या करना, सोच विचार करना। ऑन द डबल, अगर हम ऑन द डबल की बात करते हैं तो इसका एक बार बता दो। वेरी क्विकली बोल सकते हैं कि नहीं, या वेरी फास्ट बोल सकते हैं, या वेरी क्विकली बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहां पे देखिए एट अ फास्ट पेस, यानी जो 37 है उसका हो जाएगा आपका सी, ठीक है। रोज कलर्ड ग्लासेस, अब जरा उस पिक्चर को देखेंगे तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब वो देख के ही पिक्चर तो आपको क्या लग रहा है, वो आपको ग्लूमी लग रहा है, नहीं वो आपको लग रहा होगा बहुत ही चीयरफुल, होपफुल, बहुत ही पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट लग रहा होगा उसको देख करके ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे रोज कलर्ड ग्लासेस क्या हो गया, टू सी ओनली पॉजिटिव थिंग। कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ पॉजिटिव चीजों को देखते हैं, पॉजिटिव चीजों को, ठीक। अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये नहीं होगा। अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, एंड आउटडेटेड एटीट्यूड, डिफिकल्ट सिचुएशन इसको काट दें। बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, ये भी काट दें। अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, यानी जिंदगी को लेकर के एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना, एक सकारात्मक सोच होना, उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखना, इफ वी ले आवर हेड्स टुगेदर वी विल श्योरली फाइंड अ सॉल्यूशन। अब ये जो ले आवर हेड्स टुगेदर लिखा है, इसका मीनिंग क्या होगा बताइए। टेक अ ब्रेक, सीरियसली एक बार सेंटेंस तो पढ़ लो चाचा। इफ वी ले आवर हेड्स टुगेदर वी विल श्योरली फाइंड अ सॉल्यूशन। वो कह रहे, अगर तुम्हारा क्या मतलब है कि अगर हम ब्रेक ले लें तो हम पक्का सॉल्यूशन पा लेंगे, वो ये एक्चुअली में नहीं कहना चाहता है। इसका मतलब देखो कंसल्ट करना होता है, सलाह मशवरा करना होता है ना। वर्क इन आइसोलेशन, आइसोलेशन की बात नहीं हो रही कि अगर हम अकेले अकेले काम करें, रेस्ट ले लें, ठीक है ना। रेस्ट फॉर अ वाइल, ये दोनों का तो एक ही मतलब बन रहा है, तो ए नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा, अगर सी होगा तो ए भी होगा, ए होगा तो सी भी होगा, समझ रहे हो। मतलब ये है कि वर्क इन कंसल्टेशन, डी इज द करेक्ट आंसर। द थ्रेट ऑफ द पैंडेमिक इज नॉट जस्ट अ क्राई इन द वाइल्डरनेस, ये समझना। क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब होता है नॉट लिसन टू, या यू कैन से इग्नोर्ड, ठीक है। तो दोनों लिख सकते हो, या तो तुम लिख दो नॉट लिसन टू, या यू कैन से इग्नोर्ड, इग्नोर्ड, ठीक है ये चीज। मॉर्निंग फॉर द लॉस्ट, एंड ये देखो ना, अगर हम ये तुमसे कह रहे हैं किसी चीज को इग्नोर करना या किसी चीज को नहीं सुनना, तो मतलब जैसे क्या होता है, ये अनहीडेड लिखा ना, एक वर्ड होता है हीड, हीड का मतलब क्या होता है, केयरफुल। तो ये जो आपने अनहीडेड लिखा है, तो अनहीडेड का मतलब क्या हो गया, केयरलेस, ठीक। तो यही हो गया हमारा। आगे देखिएगा, हिज कमेंट्स कास्ट अ स्लर अपॉन द इंटेग्रिटी ऑफ हिज मैनेजर। तो कास्ट अ स्लर अपॉन जो यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ समवन, टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ समवन, यानी किसी के रेपुटेशन को क्या करना, हार्म करना, डैमेज करना। अब देखिए, अब भाई ये तो हमने ऐसे ही पिक्चर लगा दी, ये किसी के मतलब ये पर्सन के रेफरेंस में तो नहीं है, गाड़ी ठुकी हुई है कहीं पे, ठुकी हुई का मतलब आप हमारे यहाँ समझते हैं ना, लड़ गई है कहीं पे। तो खैर आप इस बात को ऐसे समझ लीजिएगा, हम यहाँ पे मैनेजर के इंटेग्रिटी के मतलब उसके रेपुटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रेज्ड, डैमेज्ड, यहाँ पे ये डैमेज्ड का सेंस हो जाएगा। यहाँ पे साथ साथ देखेंगे तो ये डैमेज आपको दिखेगा, बट हम यहाँ पर्सन के सेंस में बात कर रहे थे। सीपीयू 2018 टीयर 2 जिनका एग्जाम 2019 में हुआ था, तो कहते हैं कि अब यहाँ से चीजें आपको थोड़ी डिफिकल्ट मिलेगी। देखिए आप जरा एक चीज नोटिस करिए, जब हमने शुरुआत किया था, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरा गौर करिएगा इस चीज को। जब 2023 के हमने शुरुआत के कुछ क्वेश्चन किए थे, मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा इन्हें, मैं लेंदी बोलूंगा। जैसे 2023 के क्वेश्चन देखिए, आप सोच रहे होंगे 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं आया क्या? नहीं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि जो 2024 का CHSL हुआ था, एक ही अभी तक आई थिंक मीन्स हुआ है,
जब तक मैं करवा रहा हूं, आई थिंक सो, तो इसके अंदर ईडीएम दिया ही नहीं गया था सीएचएसएल में 2024 में, तो सब 2019 से 2023 के बीच के ही अंदर के हैं। तो इसमें आप देखोगे ये जो शुरुआत के कुछ क्वेश्चन हमें मिले वो थोड़े से लेंथी थे, ठीक है, थोड़े लेंथी थे। मतलब देखो डिफिकल्ट हो तो वो समझ में आता, लेकिन कभी कभी लेंदी चीजें भी डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि वो कंफ्यूज कर देती हैं और टाइम टेकिंग होती है। उसके बाद जब हमने सीपीओ 2023 में पहुंचा, जरा ये देखिए, ये था हमारा सीएचएसएल का। अच्छा ओके, माफ करिएगा, ये 2024 का एक क्वेश्चन तो यहाँ पे आ गया हमारे सामने ना। 2024 का 2 क्वेश्चन है, माफ करना दोस्त, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, राइट, हाँ ये 2 क्वेश्चन है। तो ये सीएचएसएल 23 और 24 के क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे। इनके क्वेश्चन यूजुअली अच्छे बनते हैं, लेकिन इस बार जो सीएचएसएल का मेंस हुआ था उसके क्वेश्चन तो खैर बहुत ही रद्दी थे, वो अच्छे तो नहीं थे। उसके बाद जब हमने यहाँ से चीजों को शुरू किया तो देखो वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमको मिलते गए। अब जब हम बिल्कुल नीचे आ गए हैं और ये है आपका क्वेश्चन 2021 में आया हुआ, 2022 में, ये सब भी तो ठीक ही ठाक था, लेकिन जब हम आते हैं 2019 के अंदर, अब 2019 से सारे क्वेश्चन देखना तुम्हें थोड़े लेंदी मिलेंगे, थोड़े बेटर क्वेश्चन मिलेंगे। अब क्वेश्चन में है कैसा, दियर रिलेशनशिप हैज रन इनटू रफ वेदर एवर सिंस दे फेल इन लव विद द सेम गर्ल। अब रन इनटू रफ वेदर जो लिखा हुआ है, इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन है। एक्सपीरियंस द डिफिकल्टीज है, ब्रॉट कूल ब्रीज एंड रेन्स है, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड फर्मर है, बिकम प्लेजेंट एंड कॉर्डियल है। तो जो 42 लिखा है इसका मतलब होता है टू एक्सपीरियंस अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो टू एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स या अ प्रॉब्लम कुछ भी लिख लीजिए, इस हिसाब से देखा जाए तो एक्सपीरियंस्ड डिफिकल्टीज हो जाएगा, दोनों का सेम मतलब है। ए इज द करेक्ट आंसर। रन इनटू रफ वेदर का मतलब हो गया एक्सपीरियंस, कुछ मुश्किलों का सामना करना। माई नेबर्स सन इज वेरी मिस्chievous एंड ऑलवेज गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर, ठीक। अब इसका मतलब है कि टू अनॉय, जैसे है ना कि अब भाई जो पड़ोसी का लड़का है वो बहुत शरारती है, बहुत बदतमीज है, तो वो क्या करता है, लोगों को अनॉय करता है, लोगों को इरिटेट करता है। तो यहाँ क्या क्या चीजें लिखी गई है, थ्रोइंग थिंग्स एट देम, उनके ऊपर चीजें फेंक देता है, पुलिंग देयर हेयर, एंटरटेनिंग देम ना, अनॉइंग देम। सीजीएल 18 में आ जाओ, जो कि 19 में इनके एग्जाम हुए थे। लिखा है मेकिंग द फाइनल पेपर वाज अ रियली डिफिकल्ट टास्क। अब कह रहा है फाइनल पेपर बनाना एक डिफिकल्ट टास्क होता था, बट बाय द एंड ऑफ द वीक आई वाज एबल टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। ये तो ऑलरेडी देखो बता चुका हूं, ठीक है। कोई ऐसा काम करना, टू डूइंग समथिंग विल नॉट वर्क, ठीक है। रैप माई हेड अराउंड इट, क्राई माई आईज आउट, रन आउट ऑफ स्ट्रिंग। पहले मैं सबकी मीनिंग बता देता हूँ, देखो जिनको पहले से पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको एक बार मैं सब कुछ बता देता हूँ। इसका मतलब होता है टू लूज एनर्जी, जो आपकी एनर्जी है उसको एक तरीके से मतलब कमजोर पड़ जाना, अपनी एनर्जी खो देना। क्राई माई आईज आउट का मतलब होता है क्राइम, बहुत ज्यादा रोना, ठीक है, ये चीज होता है। रैप माई हेड अराउंड इट, इसका मतलब होता है इसको वो बोलते हैं तो कैसे बोलूं मैं, हाँ ऐसे समझो, टू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है, या टू मेक सेंस ऑफ समथिंग, टू मेक सेंस ऑफ समथिंग ये भी बोल सकते हैं। तो मेकिंग द फाइनल पेपर वाज अ रियली डिफिकल्ट टास्क, बट बाय द एंड ऑफ द वीक आई वाज एबल टू रैप माई हेड अराउंड इट। तो वो कहना ये चाहता था कि फाइनल पेपर को बनाना ये वाकई में एक डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन वीक के आखिरी में मैं इसको समझ गया था कि कैसे करना था। तो रैप माई हेड अराउंड इट, टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू मेक सेंस ऑफ समथिंग। क्लियर हुआ? बी 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 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। आगे देखिएगा, इनिशियली आई थॉट आई कुड पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल स्कॉलर कॉन्टेस्ट, बट व्हेन आई सॉ द preparatory material I missed the boat, hit the bullseye, got cold feet, made a scene। अब देखो 2024 के अंदर अगर आप देखोगे ना, प्री के अंदर इस तरह के बहुत क्वेश्चन दिए। अब जरा देखिएगा, इसलिए कहता हूं कि एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसे क्वेश्चंस भर भर के जो दिए गए हैं वो 2019 में दिए गए हैं, आप देख लो। अभी हमने इतना किया, इस तरह के क्वेश्चंस हमको कम मिले जहां पे एक सेंटेंस है फिलर टाइप में ऐसे दिया हुआ है। अब लाइन से आप देखते जाओ, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आखिरी तक मिलते चले जाएंगे, राइट।
तो ये अब 2024 में बहुत ज्यादा इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख करके आप लोग जाइएगा, शायद पूछ दे। तो मिस द बोट मतलब सबको पता है, मिस अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को खो देना, किसी चांस को खो देना, ये चीज होता है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया मेड अ सीन। अब आपको पता है मेड अ सीन का मतलब क्या होता है? कोई सीन बनाना ये होता है, टू क्रिएटिंग अ डिस्टरबेंस, ये ध्यान रखिएगा, डिस्टरबेंस क्रिएट करना, ठीक है। गॉट कोल्ड फीट, अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है? गॉट कोल्ड फीट, बताना। टू सडनली फील नर्वस, अचानक से नर्वस महसूस करना। हिट द बुल्स आई, टू डू समथिंग परफेक्टली। अब एक बार मैंने सब कुछ आपको बता दिया, एक बार आप लोग आंसर बताइएगा, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? बखेड़ा खड़ा करना, सी 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 सी, ठीक है, पक्का। इनिशियली आई थॉट आई could participate in the international scholar contest, but when I saw the preparatory material I suddenly feel या felt nervous, ठीक है। उसको ऐसा लगा था कि उसमें कॉन्टेस्ट में भागी बनेगा, लेकिन जब वो उस चीज में पहुंचा या उसको देखा जब उसने मटेरियल को, तो बहुत ज्यादा नर्वस हो गया। ये सारे के सारे इसमें गलत हैं, जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। चलो अगला देखना। The student of yours has such sound values. C. Indeed, a rare bird, barrel of laughs, pain in the neck, pot calling the kettle black. चलो इसकी भी पहले मीनिंग समझ लेते हैं। रेयर बर्ड का मतलब क्या होता है? जो चीज अनयूजुअल होता है, अनयूजुअल भी बोल सकते हैं, स्पेशल भी बोल सकते हैं, यूनिक भी बोल सकते हैं, यूनिक, या इसको हम स्ट्रेंज भी बोल सकते हैं, है ना। जो चीज थोड़ा यूनिक होता है, स्पेशल होता है, थोड़ा स्ट्रेंज लगता है लोगों को क्योंकि बहुत फैमिलियर नहीं होता है। बैरल ऑफ लाफ्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है हु इज फनी, ठीक है। ऐसे लोगों के बारे में हम बात करते हैं जो बहुत ज्यादा फनी होते हैं, उनके बारे में। अच्छा, पेन इन द नेक, अब ये बताने की आई थिंक जरूरत तो है नहीं, या समझ सकते हैं इसको आप? आपको क्या लग रहा है, गर्दन में दर्द की बात कर रहे हैं? सोच के देखिए, क्या गर्दन में दर्द की बात कर रहे हैं? नहीं। हु इज अनोइंग, जो लोग बहुत ज्यादा अनोइंग होते हैं। अनोइंग मतलब समझ रहे हो, इरिटेट, ठीक है। व्हाट कॉलिंग द केटल ब्लैक, अगर हम बात करें तो क्रिटिसाइजिंग समवन, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइजिंग, यहां आप जेड भी लिख सकते हैं, समवन, ठीक है, किसी की निंदा करना। अब बताओ आंसर क्या होगा? 46 में ए का है यूनिक, बी का है हु इज फनी, सी का है हु इज अनोइंग आर ट्रबल्स, और डी का है क्रिटिसाइजिंग समवन। तो द स्टूडेंट्स ऑफ योर्स हैज सच अ साउंड वैल्यूज, सी इज इंडीड अ रेयर वर्ड, अनयूजुअल, स्पेशल, यूनिक। ए, हाँ जी सही है। एक बार पता मीनिंग क्लियर हो जाती है तो फिर आंसर भी समझ में आ जाता है। जैसे अगर इस पिक्चर को भी आप देखो, अब सब लोग आपको क्या दिख रहे हैं, व्हाइट, बट वो क्या दिख रहा है, ग्रीन, वो सबसे अलग है, यूनिक है। अगला देखना, आई कुड मेक आउट दैट द कन्वर्सेशन वाज लीडिंग टू अ फाइट, सो आई निप्ड इट इन द बर्ड, कट कॉर्नर्स, किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन। देखो कुछ चीजें तो तुम्हें पहले से पता होगा, किल्ड टू बर्ड्स विद अ स्टोन, एक तीर से दो निशाना, ये तो पता है। कट कॉर्नर्स भी बता चुका हूं। टू डू समथिंग चीपली, इसका मतलब क्या है, जैसे किसी काम को करना, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना किसी काम को बहुत जल्दबाजी में करते हैं, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं टू डू समथिंग क्विकली। क्यों? जैसे इंसान पैसा बचाने के लिए, एनर्जी बचाने के लिए, है ना, रिसोर्सेज बचाने के लिए, तो किसी काम को बहुत हड़बड़ी में करता है, बहुत जल्दबाजी में करता है, तो उसी को बोला जाता है कट कॉर्नर्स। तो चलो ये मीनिंग आ गई, ये मीनिंग आ गई। ये जो ए है और डी है, इन दोनों को डिस्कस एक बार कर लेते हैं, ठीक है। अगर अपन ए की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, यानी किसी चीज को शुरुआत में ही रोक देना, एट एन अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज पे ही किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को रोक देना।
मेक अ सॉन्ग एंड अ डांस, इसका क्या मतलब होता है? टू मेकिंग अ बिग फस, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, बखेड़ा खड़ा करना जिसको कहते हैं, बिन बात के बात राई का पहाड़ बनाना, ठीक है, ये चीज होता है। तो अब बताओ यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आई कुड मेक आउट दैट द कॉन्वर्सेशन वॉज लीडिंग टू अ फाइट, सो आई निप्ड इन द बट, इसलिए मुझे लगा कि इसको शुरुआत में ही खत्म कर देते। जैसे मान लो कोई बातचीत हो रही है, कहीं पे कोई कन्वर्सेशन हो रहा है और तुम्हें लग रहा है कि ये लीडिंग टू अ फाइट, अब मार हो सकती है, लोग एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, तो एक काम करते हैं शुरुआत में ही इसको खत्म कर देते हैं। तो इज द करेक्ट आंसर। व्हेन अंशुल टोल्ड एवरीवन दैट ही हैड रिजाइन्ड हिज जॉब, ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली वर एट देयर विट्स एंड। अब जैसे उसने बोला कि भाई हम अपनी नौकरी से रेजिग्नेशन देने वाले हैं, तो सारे मेंबर्स जो फैमिली के थे एट देयर विट, वो क्या हो गए? सीरियस हो गए, गुस्सा हो गए, ये परप्लेक्स। सी सी सी, ये तो खैर इजी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये चीज, ठीक है। दिस इज स्ट्रिक्टली बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन द कंपनी इन द नियर फ्यूचर। चलो एक एक करके देख देते हैं। पहले तो इसको देख लो, ये ऑफ द की जैसा कोई ईडियम नहीं होता, तो इसमें परेशान मत होना, ठीक है। अगर हम ऑफ द रेल की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल, जो चीज आपके कंट्रोल में ना हो, ठीक है। ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? अनऑफिशियल। अगर ऑफ द रिकॉर्ड है तो वो अनऑफिशियल होगा, ठीक है। ऑफ द मार्क, ऑफ द मार्क का मतलब क्या होता है? बताओ भाई। ऑन द मार्क नहीं है, ऑफ द मार्क है, मतलब जो चीज एक्यूरेट नहीं होता, जो चीज इनएक्यूरेट होता है। तो भाई इसमें आंसर देख लो क्या हो जाएगा? दिस इज स्ट्रिक्टली आउट ऑफ रेल्स या ऑफ द रिकॉर्ड। दिस इज स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन, मतलब ये चीज अनऑफिशियल है, लेकिन कुछ बदलाव जो है नियर फ्यूचर में हो सकते हैं। तुम लोग क्या बता रहे हो? सी बता रहे हो, और मैं क्या बता रहा हूँ? डी बता रहा हूँ। मैं ही गड़बड़ हूँ क्या, तुम लोग गड़बड़ हो? ऑफ द मार्क का मतलब तो इनएक्यूरेट होगा ना, इनएक्यूरेट होगा। मैं बता रहा हूँ ऑफ द रिकॉर्ड यानी अनऑफिशियल, तो कह रहा है कि ये चीज अनऑफिशियल है लेकिन कुछ बदलाव हो सकते हैं कंपनी में आने वाले समय में। मतलब अभी इस चीज में ऑफिशियली हम कोई चीज नहीं कह रहे कि नहीं ये हो ही सकता है, ये अनऑफिशियल है, लेकिन ये हो सकता है नियर फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ बट लिखा है ना। बट क्या बताता है? कंट्रास्ट बताता है। कंट्रास्ट का मतलब समझो क्या चीज होता है। कंट्रास्ट का सिंपल सा मतलब समझो, अगर एक तरफ पॉजिटिव है तो एक तरफ नेगेटिव होगा, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव होगा, यही चीज है। एक तरफ कह रहे हैं कि नियर फ्यूचर में बदलाव हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये चीज अनऑफिशियल है, तभी तो कॉन्ट्राडिक्शन बना पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ऑफ द रिकॉर्ड होना चाहिए, बाकी तुम लोग एक बार चेक कर लेना। अच्छा वो पिछले वाले का आंसर है? अभी तो ऐसे करो ना, तुम लोग आगे वाला का भी तो आंसर दे दिया करो। मैं कंफ्यूज हूं कि तुम लोग कंफ्यूज हो। नाउ दैट मिस्टर कृष्णा मूर्ति हैज रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी, हिज डॉटर इज इन द डॉग हाउस, इन द ड्राइवर सीट, इन द लैप ऑफ लग्जरी, इन द पिंक, ठीक है। अब देखो ज्यादातर लोगों को इसका मतलब तो पता नहीं होगा, लेकिन मैं एक एक करके सारी चीजें तुम्हें बता देता हूं। अगर मैं बात करूं इन द डॉग हाउस का, तो मतलब होता है इन ट्रबल। इन ट्रबल मतलब होता है मुश्किल में होना, ठीक है। इन द पिंक, इन द पिंक का मतलब होता है इन गुड हेल्थ। इन गुड हेल्थ, जब इंसान की हेल्थ बहुत बढ़िया हो उसके लिए इन द पिंक यूज करते हैं। अगर कोई मुश्किल में हो तो इन द डॉग हाउस यूज करते हैं। इन द लैप ऑफ लग्जरी, इसका मतलब होता है लिविंग इन कंफर्ट, ठीक है, मतलब लग्जरी की गोद में, तो ये हो गया लिविंग इन वेल्थ, या यू कैन से लिविंग इन कंफर्ट, ठीक है। अब लेकिन जरा एक चीज देखिए, जरा सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है। मिस्टर कृष्णा मूर्ति हैज रिटायर्ड, वो कंपनी से रिटायर हो चुके हैं। अब उनकी बेटी क्या करेगी? बागडोर संभालेगी इन द ड्राइवर सीट, ठीक है, होल्डिंग अ पावर। अब बागडोर संभालना, होल्डिंग अ पावर, बी, ठीक। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं बस 51। टॉक ओवर का मतलब यार होता है ना, टॉक ओवर द मैटर, किसी मामले पे डिस्कस करना, ये बाकी चीजें गलत है। ये आंसर होगा ये। रोहित वाज when he took important decisions without consulting the family, cutting the red tape, told to get a new lease of life, in the same boat, told to fight his own battles himself। चलो ये होमवर्क दे देता हूं यार, एक होमवर्क भी जरूरी है, थोड़ी मेहनत तुम लोग भी कर लेना, बाकी मैं बता देता हूं। राधा इज अनेबल टू कंटिन्यू वर्किंग इन दिस ऑफिस। अब राधा जो है इस ऑफिस के अंदर
काम करने को लेकर के अब मतलब कह रहा अनेबल मतलब काम नहीं करेगी। हार्ड वर्क इज मेकिंग हर मीट बोथ हैंड्स, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, कीपिंग एन आई, टेकिंग अ टॉल ऑन। चलो एक एक करके पहले मीनिंग समझते हैं तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर हम एक ही बात करते हैं तो इसका मतलब होता है मैनेजिंग फिनेंशियल सिचुएशन, ठीक है, मैनेजिंग फिनेंशियल मतलब पैसे से संबंधित होता है। तो ये जो फिनेंशियल सिचुएशन होती है उस चीज को मैनेज करना, ठीक है, ये होता है मेकिंग हर मीट बोथ एंड्स, समझ गए। बी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है चेंजिंग, सबको दिख रहा है ना, वंस माइंड, मतलब अपने विचार को, मतलब ऐसे लोग जो नहीं होते जो अपने विचारों को बार बार बदलते हैं, जैसे आज स्कैम है कल स्कैम नहीं है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, चेंजिंग वंस माइंड, अपने विचारों को बार बार बदलना, ठीक। अब देखो कीपिंग एन आई का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेंट, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, केयरफुल होते हैं किसी भी चीज को लेकर के, है ना वो। ओके सर, डी क्या होता है, डी का मतलब होता है हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है, हैविंग किसी चीज को लेकर के नकारात्मक प्रभाव पड़ना, नेगेटिव इफेक्ट, ठीक। तो कह रहे हैं कि राधा इज अनेबल टू कंटिन्यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, हार्ड वर्क इज टेकिंग ए टॉल ऑन हर हेल्थ, ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्क जो है उसके हेल्थ पे क्या कर रहा है, बुरा प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा, जैसे अभी आपने रिसेंटली एक खबर सुना था, एक एमएनसी में कोई सीए काम कर रही थी, इतना ज्यादा काम का प्रेशर था उसने सुसाइड कर लिया। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम का प्रेशर होता है संभाल नहीं पाते, उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ही ट्राइज टू परफॉर्म वेल बट गुड प्रोजेक्ट्स डन बाय हिम आर ऑन एज, वॉकिंग ऑन एयर, ये तो बहुत सिंपल है। वॉकिंग ऑन एयर का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी यानी चेयरफुल होना। अब कहता है गोइंग विद फ्लो, गोइंग विद फ्लो का भी मतलब आप सब लोगों को पता ही होगा, ठीक है, यानी क्या कहते हैं इस चीज को, जैसे भी चल रही है जिंदगी वैसे जाने दो। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में कि जैसे मान लीजिए किसी भी काम को लेकर के सपोज करिए आप अटके हुए हो और उसको लेकर के आपको जितना हाथ पांव मारना था आप सब मार चुके हो, अब आपसे कोई चीज बन नहीं रही है, कोई चीज हो नहीं रही है, तो आप उसको छोड़ दो, मतलब गो विथ फ्लो, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये चीज होती है, क्या बताओ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चलो देखते हैं, तो ये भी हो गया। ये ऑन एज की अगर हम लोग बात करें, बताओ ऑन एज का मतलब क्या होता है, नर्वस, इसका चीयरफुल, इसका नर्वस। फ्यू एंड फॉर बिटवीन का मतलब होता है, इसको वो बोलते हैं शायद यार, इसको हिंदी में इसको दुर्लभ बोलते हैं, आई थिंक रेयर बोलते हैं, रेयर, या जिसको हम लोग अनकॉमन कहते हैं, अनकॉमन या रेयर, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, वैसे बोलते यही है। तो सारी चीजें तो हो गई। अब एक्चुअली ये समझ लेते हैं ये कहना क्या चाहता है कि ही ट्राइज टू परफॉर्म वेल, ठीक है, बट गुड प्रोजेक्ट्स डन बाय हिम आर रेयर, ही नीड्स टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। चलिए कहता है कि उस जरा सेंटेंस को समझना कि ही ट्राइज टू परफॉर्म वेल, उसने कोशिश की है अच्छा परफॉर्म करने की, लेकिन जरा देखना यहां बट लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंटेंस के अंदर। ये पॉजिटिव है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बताएगा, तो इधर नेगेटिव होगा, हाँ या ना। तो नेगेटिव में क्या है, गुड प्रोजेक्ट डन बाय हिम आर, नर्वस नहीं, चीयरफुल नहीं, गो विथ फ्लो नहीं, रेयर, मतलब उसके द्वारा अच्छे प्रोजेक्ट्स जो किए गए हैं वो बहुत रेयर हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तभी तो ये इस बात को जस्टिफाई कर पाएगा। तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यानी फ्यू एंड फार बिटवीन, बहुत रेयर है, बहुत कॉमन है। अब देखो जिन लोगों ने डी आंसर मारा होगा, पता नहीं किस तुक्के से मारा, वो तो हमको नहीं पता, लेकिन मेरी इसमें जितनी समझ कहती है तो मेरे हिसाब से बात यही वो कहना चाहता है कि उसने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की, ये पॉजिटिव है। ये बट लगाया एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है जो कॉन्ट्राडिक्शन बताता है। मैं थोड़ा सा बगल हट जाता हूं, इधर आ जाता हूं, ये कॉन्ट्राडिक्शन बताता है, तो इधर नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव में हम कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि गुड प्रोजेक्ट्स डन बाय हिम, उसके द्वारा जो अच्छे प्रोजेक्ट्स किए गए हैं वो बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, ठीक है, तो इस वजह से हो जाएगा ये क्यों लगा दिया गया है, ये तस्वीर हटा दीजिएगा, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा, माफ करिए। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू जीएसटी ऑन सम आइटम्स इन ऑर्डर टू हेल्प स्मॉल ट्रेडर्स। अब भाई ये सेंटेंस पढ़ के ही क्लियर हो चुका है हमें कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जीएसटी को कुछ आइटम्स पे
कम करने का, क्योंकि वो आगे लिखा है ना जिससे स्मॉल ट्रेडर्स को मदद मिल सके। इन ऑर्डर टू लिखा है ना, इन ऑर्डर टू पर्पस बताता है, तो इनका पर्पस क्या था, जो स्मॉल ट्रेडर्स थे उनको हेल्प मिल सके, इसलिए उन्होंने जीएसटी को घटाई होगी। तो स्टीयर क्लियर ऑफ लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज को नजरअंदाज करना। ठीक, रोल बैक की अगर बात करें अपन तो इसका मतलब होता है एक तरीके से रिड्यूस करना। लेकिन दोस्त एक चीज और बताना चाहूंगा, रिड्यूस तो लिख लो, ठीक है, इसका एक मतलब और होता है टू रिवर्स, किसी चीज को वापस लेना, अपनी कही गई बात को, कोई पॉलिसी को। ठीक है, तो दोनों बातें ध्यान रखना। रोल बैक का मतलब रोल बैक यानी किसी चीज को घटाना, ठीक है, या हमने कहा कि किसी चीज को रिवर्स करना। रिवर्स किसको करने के लिए बोला, ब्रैकेट में लिखना, जैसे मान लो कोई पॉलिसी है, इसको रिवर्स करना, मान लो उसको क्या बोलते हैं यार, देखो अभी एक चीज बोला था हमने, मेरे दिमाग से उतर गया, चलो वीडियो में दोबारा सुन लेना। जैसे कोई पॉलिसी वगैरह है ना, या कोई वो है, देखो दिमाग में है बस बोल नहीं पा रहा हूं, क्या बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं आ रहा, पीछे वीडियो में देखना एक बार, तुमको समझ में आ जाएगा। यानी अपनी बात से पीछे हट जाना, अपनी किसी चीज से पीछे हट जाना, ठीक है, कुछ आपने बोला उससे पीछे हट जाना, अपने अपने ओपिनियन से, ये चीज, और रिड्यूस करना। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो जीएसटी को रिड्यूस करने का है, रिवर्स करने का नहीं है, तो ये हो जाएगा। वास अवे लिखा हुआ है, तो वास अवे का मतलब होता है टू रिमूव, ठीक, किसी चीज को रिमूव कर देना, या फिर हम इसको वो नहीं बोलते हैं एलिमिनेट कर देना किसी चीज को, ये चीज। क्रैक डाउन ऑन, इसका मतलब क्या होता है, टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। ठीक, क्वेश्चन पे मत जाओ भैया, क्वेश्चन थे सिर्फ 57, ठीक है, 57, लेकिन देख रहे हो ऑप्शन में 4 इडियम्स करके बहुत सारे इडियम्स का रिवीजन हो गया होगा। अभी अल्टीमेटली तुम लोग मुझे अपना स्कोर बताना कि लास्ट में तुम्हारा कितना स्कोर आया, सभी के सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, इसका क्या हुआ। द रेसिडेंट्स ऑफ माई कॉलोनी, जो मेरे कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं, रेसिडेंट्स हैं, इन ट्राइंग टू फाइंड आउट अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार थेफ्ट्स, हिट अ पर्पल पैच, हिट द सैक, बीट अबाउट द बुश, ये तो देखो दोबारा आ गया, इसका मीनिंग बता रखा है। पुल ऑल द स्टॉप्स, एक एक करके पहले समझ लेते हैं, ठीक है। टू एक्सपीरियंस गुड फॉर्चून, इसका मतलब होता है अनुभव करना गुड फॉर्चून। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उनके पास अच्छी वेल्थ रहती है, मतलब किसी चीज की कमी नहीं है, लाइफ एकदम लग्जरी है, बढ़िया जी रहे हैं, अच्छे कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। टू एक्सपीरियंस गुड फॉर्चून, ठीक है, तो इसे बोला जाता है। अब बात करते हैं हिट द सैक। देखो दोस्त, हिट द सैक का मतलब होता है गो टू स्लीप, ये बहुत कॉमन इडियम है जो कि एसएससी के अंदर पूछा जाता है। गो टू स्लीप, गो टू बेड यू कैन से, ठीक है, ये चीज होता है। बिट अबाउट द बुश बता चुका हूं। पुल ऑल द स्टॉप्स ये बता देता हूं खैर आप लोगों को। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव समथिंग, ठीक है, तो ये है हमारा टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव समथिंग, मतलब वो हर संभव कोशिश करना, ठीक है, कुछ अचीव करने को लेकर, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं उसको लेकर के हर संभव प्रयास करना, पुल ऑल द स्टॉप से बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो, जो रेसिडेंट्स मेरे कॉलोनी के हैं, तो वो कहना चाहता है कि यहाँ पे पुल ऑल द स्टॉप्स, वो हर संभव कोशिश करना चाहते हैं किस चीज को लेकर के, इन ट्राइंग टू फाइंड आउट अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार थेफ्ट, ये जो कारों की चोरी लगातार बढ़ती जा रही है उस चीज को लेकर के, क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या रीजन है, कौन कर रहा है, ठीक है, उसको लेकर के हर पॉसिबल एफर्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज इन ट्राइंग टू सॉल्व द क्राइम द डिटेक्टिव फाउंड हिमसेल्फ, क्राइम को सॉल्व करने की कोशिश में जो डिटेक्टिव थे उन्होंने खुद को पाया, येट द मिस्ट्री केप्ट डीपनिंग, बीटिंग द बुश, फिर से देखो, ये देखो कितना कॉमन बन चुका है, ये बार बार आ रहा है। और बीटिंग हिज ब्रेन्स आउट, इसका मतलब होता है ट्राइंग
वेरी हार्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ट्राइंग वेरी हार्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को लेकर के कठिन प्रयास करना। लेटिंग हिज हेयर डाउन, ठीक है, लेटिंग हिज हेयर डाउन का मतलब वो होता है रिलैक्स होना, ठीक है, रिलैक्स, टू रिलैक्स, ये लिख लेना इतना। मेकिंग रूम फॉर अदर्स, तो क्रिएटिंग स्पेस फॉर अदर्स हो गया है ना, दूसरों के लिए स्पेस क्रिएट करना, ये चीज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। In trying to solve the crime, the detective found himself beating his brains out.